आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। इन साथियों में साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मोहनदास नैमिषारण्य इस पुस्तक के प्रारंभ में लिखते हैं, आत्मवृत्त या आत्मकथाएं हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो स्वर्णों द्वारा उत्प्रेरित सामाजिक घटनाओं और दुर्घटनाओं की परत दर परत खोलती हैं। संस्मरण डायरी को लंबा कर दिया जाए तो ये भी आत्मकथा का रूप ले सकती हैं। आत्मकथा लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य लेखक के सामने जरूर होता है। इस पुस्तक के पीछे भी नैमिषारण्य जी का उद्देश्य यही रहा होगा कि आजकल आत्मकथा पाठ्यक्रम के अलावा शोध का विषय बनी हुई है। शोध करना है तो शोधार्थी को एक से अधिक आत्मकथाएं खरीदकर पढ़नी पड़ेगी, जिससे शोधार्थी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। शोधार्थी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 100 दलित आत्मकथाओं का दस्तावेज तैयार किया है। दलित आत्मकथा खरीदना जितना ही कठिन है उतना ही पढ़ना। दलित उत्पीड़न क्षेत्र के अनुसार बदलता रहा है। इस पुस्तक को खरीदने में शोधार्थी कभी न हिचकेगा। शोधार्थियों के अलावा उन शोध निर्देशकों के लिए भी यह पुस्तक लाभदायक सिद्ध होगी जो आत्मकथाओं पर शोध कराने का दम भरते हैं। पुस्तक की विविधता को देखते हुए पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर भी अवश्य मिलेगा। इसी उद्देश्य से नैमिषारण्य जी को इतनी सारी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल अंग्रेजी में पहली आत्मकथा एन इंडियन आउटकास्ट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन अनटचेबल है। यह अस्पृश्यता की भारतीय गुलामी से एक स्वप्नदर्शी अछूत की मुक्ति की कहानी है। यह आत्मकथा वर्ष 1991 में प्रकाशित हुई थी। हजारी जी ने अपने व्यायावर जीवन को लेकर धर्म, दर्शन, साहित्य, समाज और राजनीति आदि के विभिन्न रंग इस पुस्तक में उकेरे गए हैं। हजारी जी के जाति छुपाने के प्रश्न भी इस आत्मकथा में पढ़ने को मिलते हैं। कुलपति श्यामलाल जर्दी व भगवान दास की आत्मकथा भी सुर्खियों में तब आई जब अपने अपने पिंजरे ने हिंदी साहित्य में दस्तक दे दी थी। इसके बाद तो देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाओं में दलित आत्मकथाओं का फलक दिन प्रतिदिन चौड़ा होता गया। दलित आत्मकथाओं को पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने उन हिंदू देवी देवताओं को कूड़े में फेंक दिया जिससे हिंदू संस्कृति विकसित हुई थी और दलित अस्मिता तार तार। अपने गांवों, कस्बे एवं महानगरों में दलितों ने गुलामी जैसे जीवन के साथ यातनाएं झेली। उस जीवन को पढ़े लिखे दलित कलमकार कागजों पर उतारने लगे। दलित पत्र पत्रिकाओं ने यातना व स्वप्न की कहानी को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। विशेषकर अपेक्षा और बयान पत्रिका ने, अस्मिता दर्श और दलित लिबरेशन टुडे ने भी इस मुहिम में अपनी भूमिका अदा की। दलित पत्र पत्रिकाओं के अभाव में दलित युवा पीढ़ी सतर्क होकर संघर्ष का बिगुल बजाने लगी। परिणाम यह निकला कि ये आत्मकथाएं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के हिस्से के अलावा शोध की विषय वस्तु भी बनने लगी। अनुभव उम्र बढ़ने से नहीं आता और न ही उसमें संघर्ष का ताप रहता। उम्र के विचारों की ज्वाला ठंडी होने लगती है। उम्र का पड़ाव हिम्मत भी तोड़ देता है। जिस भाषा को बोलते बोलते बचपन से लेकर बढ़ती उम्र का सफर तय किया वह भी धुआं धुआं हो जाती है। जैसे शब्दों को धार देने की हिम्मत टूटती है वैसे ही रिश्ते भी तार तार होने लगते हैं। संघर्ष व तड़प तो आंदोलन से जुड़ने से कुलपति, राज्यपाल, यहाँ तक राष्ट्रपति जैसे मौसमी पदों तक पहुंचा देता है। मौसमी पकवान खाते खाते दलित अर्श से फर्श तक पहुंचकर अपने समाज का दुखर्द भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद धूम भरते हैं। मौसमी पकवान खाने वालों को अंत में समाज भी नकार देता है। अपने अत्याचार एवं उत्पीड़न को दलित आत्मकथाओं में पढ़कर स्वर्ण लेखक, प्रोफेसर, संपादक, समीक्षकों के
पैर लड़खड़ाने लगे, दलित लेखकों को बरगलाने लगे और हतोत्साहित भी। दलित आत्मकथा सुनना व पढ़ना जितना आसान है उतना ही लिखना भी। मोहनदास नेमिशाई जी के शब्दों में कहूँ तो दलित आत्मकथा लिखने के दोहरे संकट हैं। दलित कथाकार को पहले स्वयं अपने समाज, परिवार और रिश्तेदारों से जूझना पड़ता है। बाद में स्वर्ण जाति के समीक्षकों से भी उलझना जरूरी हो जाता है, जो शालीनता तथा अश्लीलता की विपरीत शब्दावलियों के बहाने ऐसे कथाकारों को कोसना कतई नहीं भूलते। इस दृष्टि से देखा जाए तो नेमिशाई जी केवल एक व्यक्ति दिखाई नहीं देते, बल्कि अन्य दलित साहित्यकार आंदोलन का रूप लिए इस पुस्तक में खड़े दिखाई देते हैं। तिरस्कार में चिल्म का अड्डा बहुजन समाज की दुर्दशा को चित्रित होती है। गंदा से गंदा, मैला कुचैला स्वर्ण समाज का व्यक्ति पढ़े लिखे दलित व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। लोकगीत, लोक रंग, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि रंग मुर्दहिया में बखूबी से पढ़े जा सकते हैं। वहीं अपने अपने पिंजरे में मेरठ का समाज शास्त्र, झूठन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मैं पश्चिमी उत्तर भारत की झांकियां, वहीं मोची तथा छांगा रुखा में पंजाब का दलित उत्पीड़न। दलित आत्मकथाओं में अक्सर उत्पीड़न बखूबी से उभरता दिखाई पड़ता है, पर झाड़ फूंक, डोरी डंडा, ताबीज, मृत्यु, शरीर पर कीमती कपड़े डालना, मृत्यु भोज देना, मृत्यु भोज के बाद लड्डू बांटना, विदा के रूप में रुपए देना, नगर कोर्ट की जात देना, नगर कोर्ट की जात के बाद घर आकर दावत देना जैसे कई ऐसे पहलू हैं जिन पर दलित आत्मकथाओं में चर्चाएं नहीं हैं। पुस्तक कवर पृष्ठ से लेकर छपाई तक अच्छी है। हर लेखक का यही उद्देश्य होता है कि कीमत सस्ती होगी तो अधिक से अधिक लोगों के हाथों में पहुंचेगी। 100 लोगों के जीवन दर्शन को आम पाठकों के हाथों में पहुंचाने के लिए लेखक का वाणी प्रकाशन ने पूरा ख्याल रखा है। जब लेखक पुस्तक की सफलता तक पहुंच जाता है तब निश्चय ही बधाई का पात्र बन जाता है। साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा